एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉपिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, जो कि ये चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 15। इस गैल्वेनोमीटर को हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम किसी भी सर्किट पे अगर वो करंट पास हो रहा है तो उस सर्किट पे हम करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो करंट का अमाउंट कितना भी कम क्यों ना हो। गैल्वेनोमीटर का इन्वेंशन सबसे पहले जॉन स्प्रिंग द्वारा 16 सितंबर 1820 को किया गया है। आफ्टर दैट आगे चल करके एम्पियर और दूसरे साइंटिस्ट ने इस गैल्वेनोमीटर के फंक्शन को और डेवलप किया, बट सबसे पहले इसे 16 सितंबर 1820 को यूनिवर्सिटी ऑफ हार्लेम में इसे टेस्ट किया गया। गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, इस चीज़ को हमें जानने के लिए हमें जाननी होगी दो बातें। फर्स्ट, कि कभी भी हम किसी कंडक्टर पे अगर करंट पास हो रहा है, उस कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस करते हैं तो वो कंडक्टर एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, और उस फोर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। और साथ ही साथ लेक्चर नंबर 12, जिसमें आपको पता चलेगा कि किसी भी रेक्टेंगल लूप को जब हम किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस करते हैं तो ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो ये टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, ये कैसा होता है, ये सारी चीज़ें रिलेट करती है आज के इस लेक्चर से। इस गैल्वेनोमीटर के इंटरनल फंक्शन में एक स्प्रिंग होता है। यहाँ पे उस स्प्रिंग का रोटेशन के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर के सेटअप में हम यूज़ करेंगे कर्व मैग्नेट बार। अब ये कर्व मैग्नेट बार का फंक्शन ये होता है, जब रेक्टेंगल लूप टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो इसके हर एंगल के साथ ये जो लूप है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जितना भी एंगल बना रहा है, हर इंस्टेंट में वो एंगल 90 डिग्री होगा। कर्व मैग्नेट बार के जो मैग्नेटिक लाइंस रहते हैं वो हमेशा वो मैग्नेटिक लाइंस इस रेक्टेंगल लूप के ये पार्ट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसीलिए हम कर्व मैग्नेट बार को चूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा जो कोलैबोरेशन होता है गैल्वेनोमीटर का, दैट मीन्स जो डिफ्लेक्शन का रेंज होता है वो इक्वल होता है। और डिफ्लेक्शन के रेंज के ऑर्डर को सही रखने के लिए हम यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हमें प्रोवाइड कराना होता है, जो कि एक कर्व मैग्नेट बार से ही पॉसिबल होता है। आइए जानते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में और इसके वर्किंग फंक्शन के बारे में। माई सेल्फ हेमंत पात्रा एंड दिस इज योर चैनल एच क्रॉस फिजिक्स। फंक्शनिंग है एक गैल्वेनोमीटर का, कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट पे करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। और ये डिटेक्शन के लिए इस गैल्वेनोमीटर के अंदर एक नीडल होता है जो डिफ्लेक्ट करता है राइट या लेफ्ट। तो अब जैसे ही हम इसे करंट पे इस पर अप्लाई करते हैं, इसका नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होता है। और वो डिफ्लेक्ट क्यों होता है, किस तरह से डिफ्लेक्ट होता है, इसके पीछे का जो फिजिक्स है इस टॉपिक पे हम जानेंगे। तो यहाँ पे हमने एक मैग्नेट बार को रखा है और वो मैग्नेट बार वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब वाई एक्सिस कौन सा है, देखिए ये हमारे जो प्लेन है, इस प्लेन का ये पार्ट एक्स एक्सिस का और ये पार्ट जेड एक्सिस का। तो अगर हम इस प्लेन को 3D में देखेंगे तो ये जो पार्ट है ये हमारा वाई एक्सिस का पार्ट है। वाई एक्सिस जो इस प्लेन से ऊपर की तरफ जो एक्सिस बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम वाई एक्सिस के पैरेलल रखें। दैट मीन्स मान लीजिए कि ये वो गैल्वेनोमीटर का आर्म है, ठीक है, ए बी सी डी, ये आर्म इस वाई एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ, मतलब कुछ इस तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल रखा गया, जिसमें ये जो हमारा ए बी आर्म है, ए बी आर्म, ओके, ये है ए बी आर्म और ये है सी डी आर्म। ये दोनों आर्म भी वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल होगा। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये बिल्कुल पैरेलल होगा, ए बी और सी डी भी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी सी के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो बार है, ये दो बार एक बार मैग्नेट है। तो बार मैग्नेट है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा
पैरेलल होगा किसके, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में गया है, दैट मीन्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल गया है। तो अगर हम इस सेटअप को ऐसे देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये, तो ये डायरेक्शन हमेशा पैरेलल होगा किसके, एक्स और जेड प्लेन के। ये एक्स और जेड प्लेन है, इसके पैरेलल में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। अब हम इस आर्म पे हम अप्लाई करते हैं करंट का जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है। जैसे मैं रेक्टेंगल स्लोप पे दिखा रहा हूं, ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से ए, इस डायरेक्शन में है। तो जब ए से बी की तरफ करंट फ्लो होगा और करंट सी से डी की तरफ आएगा, तो इस रेक्टेंगल लूप पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये रेक्टेंगल लूप तो एक्स एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ, तो इस पे फोर्स अप्लाई होगा और ये मान लीजिए ये कुछ इस तरह से रोटेट करता है। तो ये दोनों ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच, ये दोनों इस एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल ही होंगे। आप इस चीज को थोड़ा सा देखिए, ये हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल ही होगा, चाहे रोटेशन कैसा भी हो। ये और ये दोनों एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है। तो जब करंट अप्लाई होगा ए बी आर्म और सी डी आर्म पे, तो ये क्या होगा, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स मान लेते हैं कि कुछ इस तरह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ओके, इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो अगर ये इस तरह से रोटेट होता है तो आप देखिए ये आर्म और ये आर्म आफ्टर रोटेशन इस वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा। चाहे वो कितना भी रोटेट कर ले, ये वाई एक्सिस के हमेशा पैरेलल ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं, जब हम इस ए बी आर्म पे करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा। जब ए बी आर्म से, तो जब इस ए बी आर्म पे हम करंट सप्लाई करेंगे तो ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स होगा डाउनवर्ड। आप लेफ्ट हैंड रूल से इस फोर्स का डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं। ये कुछ होगा इस तरह से, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका करंट है और ये आपका फोर्स है। तो यहाँ पे ये रेक्टेंगल लूप पे अगर फोर्स लगता है, ये आर्म जाएगा डाउनवर्ड, तो एट द सेम इंस्टेंट इस डायरेक्शन में करंट ऑपोजिट आ रहा, सी से डी आ रहा, तो ये ऊपर की तरफ इस पे एक्सपीरियंस लगेगा और इसके अकॉर्डिंग एक टॉर्क जनरेट होगा। तो इसे हम वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो 3D एक्सिस है, इसमें ये जो वाई एक्सिस है, ये यही वाला एक्सिस है, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये है वाई एक्सिस। तो अब देखिए यहाँ पे ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, ये वाले आर्म पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और इस आर्म पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को मैंने दिखाया है, जब आप यहाँ ऊपर से देखोगे तो इस व्यू को आप कुछ इस तरह से पाओगे। मान लेते हैं कि ये आर्म पे जो फोर्स लग रहा है इसे हम F1 मान रहे हैं और इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है इसे हम F2 मान रहे हैं, ओके। अब ये जो F1 होगा, हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर पे अगर करंट कैरिंग है और वो उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे प्लेस करते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है, मान लेते हैं ये फोर्स वो है F1, तो ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा आई एल क्रॉस बी। ये आई क्या है, आई वो करंट है जिसके थ्रू पास, इस कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा, और बी ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई एल बी साइन थीटा। अब ये जो थीटा है, ये थीटा अगर 90 डिग्री होगा, आप देखिए इस केस में थीटा 90 डिग्री है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है और हमारा जो ये था रेक्टेंगल लूप, इसका डायरेक्शन ऐसा है, रेक्टेंगल लूप का डायरेक्शन ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। देखिए ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे हम आई एल बी, जो इस जगह पे जो फोर्स लग रहा है, इसे हम F1 आई एल बी लिख सकते हैं। सिमिलरली ये जो फोर्स F2, सिमिलरली केस में जब ये आर्म्स इस डायरेक्शन मूव होगा, उसी टाइम ये आर्म्स भी इस डायरेक्शन में मूव होगा, तो यहाँ पे F2 पे जो फोर्स होगा वो भी आई एल बी ही होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। इसे हम देते हैं इक्वेशन बी। अब देखिए ये जो टर्न है, ये टर्न्स हमने एक वायर का लिया है। अब ये टर्न्स अगर n नंबर ऑफ वायर्स के होंगे तो यहाँ पे इस जगह पे हम n के
एन का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दैट मीन्स उस केस में हमारे पास F1 या फिर F2 का जो वैल्यू होगा वो होगा NILB। ओके, अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे जो BC आर्म है और ये AD आर्म है, इस AD और BC आर्म पे भी जो फोर्स है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि अब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पैरेलल नहीं है, ये कुछ इस तरह से रोटेट कर चुका है। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस केस में अगर हम देखेंगे तो इस आर्म पे जो फोर्स लगेगा, आप जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, और ये वाला हमारा आर्म एक थीटा एंगल से, ये BC का आर्म है जो कि थीटा एंगल से, ओके, ये हमारा इस तरह से ये बना हुआ है। तो ये जो BC और ये AD आप अगर निकालोगे इस पे, ये करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में करंट इस पे फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, मतलब BC के अलोंग ये हमारा B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये BC आर्म, तो ये BC के अलोंग जो फोर्स लगेगा इस आर्म पे, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड। और इस आर्म पे ये AB, यहाँ पे जो गैप है ये गैप एक्सपेरिमेंटली बहुत कम होता है, जिसमें दोनों का इफेक्ट जो रहता है, ये फोर्स का इफेक्ट दोनों पे AB और BC आर्म पे फोर्स का इफेक्ट सेम रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग BC आर्म पे डाउनवर्ड और AB आर्म पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये दोनों जो फोर्स है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि AB आर्म पे और AD आर्म पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब आप देखिए, ये जब इस तरह से ये रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरह से ये रोटेट करने लगा, तो ये आर्म फिक्स है यहाँ पे, ओके, ये एक सेटअप है, ये यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। तो आप देखिए, ये जो करंट है, ये जो पूरा आर्म है, ये आर्म है अटैच है इससे, और ये वाला अटैच है स्प्रिंग से। दैट मीन्स जैसा ही ये चीज़ रोटेट होगा, ये चीज़ इस तरह से रोटेट होगा, ये स्प्रिंग का जो रिजिडिटी है, मान लेते हैं वो C है, स्प्रिंग का रिजिडिटी जो है वो C है, जिसे हम टॉर्सन रिजिडिटी बोलते हैं। ये टॉर्सन रिजिडिटी इस स्प्रिंग का C है, मैं बताऊंगा टॉर्सन रिजिडिटी होता क्या है, ठीक है। तो अब जैसे ही ये आर्म इस तरह से मूव होगा, ये वाला पार्ट स्प्रिंग से अटैच है, तो स्प्रिंग में एक रिस्टोरिंग फोर्स बनेगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आर्म पे जो फोर्स लग रहा है, मतलब जो टॉर्क लग रहा है इस आर्म पे, वो टॉर्क इक्वल होगा इस स्प्रिंग पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा उसके बराबर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये यहाँ पे जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, ये टॉर्क कितना होगा। तो हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। तो फोर्स हमारे पास कितना है, ILB, हम n को कंसीडर नहीं कर रहे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ओके। देखिए यहाँ पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड को कंसीडर किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड एक कर्व मैग्नेट की वजह से बन रहा है। तो ये मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही ये इस तरह से मुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से ये रोटेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड चूंकि कर्व है, ये कर्व मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा, आप हमेशा पाओगे कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड इस रेक्टेंगल लूप पे हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा, क्योंकि ये एक कर्व मैग्नेट है, ओके। इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, यहाँ पे ये साइड पे ये कर्व है, तो ये मिडिल से जब ये साइड की तरफ रोटेट होगा, तो भी इस केस में भी इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही इस आर्म पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे ये जो आर्म है, मतलब ये BC, ये इसका डिस्टेंस है। तो BC के डिस्टेंस को हमने क्या रखा, BC के डिस्टेंस को B रख रहा हूँ, और उसके बाद हम L और B, इसे मैं अगर साथ में लिख देता हूँ, ये L और B, तो ये L क्या लेंथ और ये B ब्रेथ, ये मिल जाएगा, बनेगा एरिया। तो इस एरिया को हम इसके बदले रिप्लेस करें, मान लेते हैं हम एरिया को A से इंडिकेट कर रहे हैं, तो हमें जो टॉर्क का एक्सपीरियंस मिल गया, ये है टॉर्क का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो टॉर्क है,
ये इस स्प्रिंग पे लग रहा है, इस तरह से ये रोटेट हो रहा है, जितना ज़्यादा ये टॉर्क लग रहा है इस रेक्टेंगल लूप पे, उतना ज़्यादा ये स्प्रिंग घूमेगा, और स्प्रिंग जितना ज़्यादा घूमेगा उस पर उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। देखिए एक सिंपल केस में मैं समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग पे एक ब्लॉक है, आपने इस जगह पे एक फोर्स दिया। अब ये फोर्स अप्लाई होने के बाद ये स्प्रिंग इस तरह से ये स्ट्रेच हुआ, और ये स्प्रिंग यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्प्लेस किया। मतलब जो अप्लाई किया आपने फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग उतना ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ से हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी की इक्वालिटी में चेंज करते तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देते हैं, ये कांस्टेंट होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, ये तो लीनियर के केस में। यहाँ पे जो स्प्रिंग है ये तो रेक्टेंगल लूप पे कुछ एंगल पे घूम रहा है ना, दैट मीन्स इसे आप ऐसे घुमा रहे हो एंगुलर शेप पे, तो इसके नीचे में जो स्प्रिंग है उस पर जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो तो एंगुलर के फॉर्म में लगेगा। यहाँ पे जैसे ये लीनियर के फॉर्म में ये डिस्प्लेस हो रहा था, वैसे ही वहाँ पे एंगुलर, दैट मीन्स एंगुलर के फॉर्म में हम डिस्प्लेसमेंट को किससे इंडिकेट करते हैं? थीटा। लीनियर के केस में हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखते हैं या फिर लेंथ लिखते हैं, बट एंगुलर के केस में हम डिस्प्लेसमेंट को थीटा से इंडिकेट करते हैं। सो अब हम मान लेते हैं ये वाला जो स्प्रिंग है ये वो स्प्रिंग है जो अटैच है। ओके, अब इस पे टॉर्क लगने के बाद ये मान लीजिए थीटा एंगल घूम गया, और इस स्प्रिंग का जो टॉर्सन रिजिडिटी वो सी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके बराबर होगा? ये इक्वल होगा टॉर्क के। जिस तरह से यहाँ पे F इक्वल टू क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से यहाँ पे ये एंगुलर फोर्स इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू स्प्रिंग कांस्टेंट, ये टॉर्सन रिजिडिटी जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका घूमना ये जो घूम रहा है, जिस एंगल से घूम रहा है उतना ज़्यादा इस स्प्रिंग पे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्रिएट होगा, मतलब जमा होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये जो टॉर्क है, ठीक है, ये इक्वल होगा ये टॉर्क किसके? रिस्टोरिंग फोर्स पे। जो रिस्टोरिंग फोर्स आप स्प्रिंग पे जमा कर रहे हो, स्प्रिंग पे जो रिस्टोरिंग फोर्स जमा हो रहा है उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये टॉर्क क्या है? IBA। आप चाहो तो n को भी इंक्लूड कर सकते हो, अगर आप n नंबर ऑफ टर्न्स ले लिए। चलिए हम यहाँ पे n को इंक्लूड करें, ये बराबर हो किसके? रिस्टोरिंग फोर्स के, जो कि थीटा सी। यहाँ से आप थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, जो होगा NIBA/C। ओके, तो ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि रिंग कितना ज़्यादा डिस्प्लेस कर रहा है। अब यहाँ पे अब देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है ये ड्यू टू कर्व मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ही जितना भी ये इस तरह से घूमेगा, ये हमेशा ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट पे, इस आर्म पे हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो परपेंडिकुलर ही रहेगा। ओके, जिसके वजह से क्या होगा कि इस पे जो फोर्स होगा वो हमेशा 90 डिग्री पे ही, दैट मीन्स मैक्सिमम ही हमेशा फोर्स अप्लाई होगा। मान लेते हैं ये हमारा गैल्वेनोमीटर का कैलिब्रेशन है, ये गैल्वेनोमीटर का कैलिब्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो नीडल है, ये नीडल एक स्प्रिंग से अटैच है। अब ये डिफ्लेक्ट करेगा, ये स्प्रिंग इस तरह से मान लीजिए इधर आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक स्प्रिंग है। अब इस स्प्रिंग पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, तो फिर वापस से वो डिफ्लेक्ट होकर के अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कैलिब्रेशन है ये बिल्कुल इक्वल रहता है। ये कैलिब्रेशन इक्वल मेंटेन करने के लिए हमें ये जो मैग्नेट बार है, ये मैग्नेट को बार को कर्व शेप में रखना पड़ता है, जिसके वजह से हमेशा चाहे जितना भी ये रेक्टेंगल लूप जितना भी एंगल मूव करे, जितना भी एंगल पे वो रोटेट हो जाए, हमेशा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे ही रहेगा, जिसके वजह से हमेशा जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा। जिसके वजह से हमें एक एडवांटेज मिलता है कि जितना डिफ्लेक्शन हमें 1 और 2 के बीच मिलेगा, उतना ही अमाउंट का डिफ्लेक्शन हमें 2 और 3 के बीच में मिलेगा, और 3 से 4 के बीच में मिलेगा। ये जो कोलैबोरेशन होता है
ये इक्वल कोलैबोरेशन होता है ये कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से।